मिस जाशी, हाँ तो वह आपका भ्रम है और मैं चाहती हूँ कि आप उस कलंक को मिटा दे जो आपने मुझ पर लगाया है। आप इसके लिए प्रायश्चित करेंगे? आपते अगर न करूं तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में न होगा। मिस जोशी, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आपते, मैंने आज तक किसी रमणी पर विश्वास नहीं किया। मिस जोशी, क्या आपको यह संदेह हो रहा है कि मैं आपके साथ कौशल कर रही हूँ? आपते ने मिस जोशी की ओर अपने सदैव सजल सरल नेत्रों से देखकर कहा, बाई जी, मैं गंवार और अशिष्ट प्राणी हूँ, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वह श्रद्धा से कम नहीं है जो मुझे देवताओं पर है। मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा, यह भी नहीं जानता कि मेरा पिता कौन था, किंतु जिस देवी के दयावृक्ष की छाया में मेरा पालन पोषण हुआ उनकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और नारी के प्रति मेरी भक्ति को सजीव रखे हुए है। मैं उन शब्दों को मुंह से निकालने के लिए अत्यंत दुखी और लज्जित हूँ जो आवेश में निकल गए, और मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूंगा। मिस जोशी का अब तक अधिकांश स्वार्थी आदमियों ही से साबिका पड़ा था, जिनके चिकने चुपड़े शब्दों में मतलब छुपा हुआ था। आपते के सरल विश्वास पर उसका चित्त आनंद से गदगद हो गया। शायद वह गंगा में खड़ी होकर अपने अन्य मित्रों से यह कहती तो उसके फैशनेबल मिलने वालों में से किसी को उस पर विश्वास न आता। सब मुंह के सामने तो हाँ हाँ करते, पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू करते। उन कपटी मित्रों के सम्मुख यह आदमी था जिसके एक एक शब्द में सच्चाई झलक रही थी, जिसके शब्द अंतस्तल से निकलते हुए मालूम होते थे। आपते उसे चुप देखकर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे। उन्हें भय हो रहा था, अब मैं चाहे कितना क्षमा मांगू, मिस जोशी के सामने कितनी सफाइयां पेश करूं, मेरे आक्षेपों का असर कभी न मिटेगा। इस भाव ने अज्ञात रूप से उन्हें अपने विषय की गुप्त बातें कहने की प्रेरणा की जो उन्हें उसकी दृष्टि में लघु बना दें, जिससे वह भी उन्हें नीच समझने लगे, उसको संतोष हो जाए कि यह भी कलुषित आत्मा है। बोले, मैं जन्म से अभागा हूँ, माता पिता का तो मुंह ही देखना नसीब न हुआ। जिस दयाशील महिला ने मुझे आश्रय दिया था वह भी मुझे 13 वर्ष की अवस्था में अनाथ छोड़कर परलोक सिधार गई। उस समय मेरे सिर पर जो कुछ बीती उसे याद करके इतनी लज्जा आती है कि किसी को मुंह न दिखाऊं। मैंने धोबी का काम किया, मोची का काम किया, घोड़े की साइसी की, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहाँ तक कि कितनी ही बार क्षुधा से व्याकुल होकर भीख मांगी। मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, आज भी मजदूरी ही करता हूँ। भीख मांगनी भी किसी किसी दशा में क्षम्य है, लेकिन मैंने उस अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते लज्जा आती है। चोरी की, विश्वासघात किया, यहाँ तक कि चोरी के अपराध में कैद की सजा भी पाई। मिस जोशी ने सजल नयन होकर कहा, आज यह सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं इनका उल्लेख करके आपको कितना बदनाम कर सकती हूँ, इसका आपको भय नहीं है? आपते ने हंसकर कहा, नहीं, आपसे मुझे भय नहीं है। मिस जोशी, अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूँ तो? आपते, जब मैं अपने अपराध पर लज्जित होकर आपसे क्षमा मांग रहा हूँ तो मेरा अपराध रहा ही कहा जिसका आप मुझसे बदला लेंगी। इससे तो मुझे भय होता है कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया, लेकिन यदि मैंने आपसे क्षमा न मांगी तो मुझसे तो बदला न ले सकती। बदला लेने वाले की आंखें यो सजल नहीं हो जाया करती। मैं आपको कपट करने के अयोग्य समझता हूँ। आप यदि कपट करना चाहती तो यहाँ कभी न आती। मिस जोशी, मैं आपका भेद लेने ही के लिए आई हूँ। आपते तो शौक से लीजिए। मैं बतला चुका हूँ कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सजा पाई थी, नासिक के जेल में रखा गया था। मेरा शरीर दुर्बल था, जेल की कड़ी मेहनत न हो सकती थी और अधिकारी लोग मुझे कामचोर समझकर बेंतों से मारते थे। आखिर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ। मिस जोशी, आप तो छिपे रुस्तम निकले। आपते ऐसा भागा कि किसी को खबर न हुई। आज तक मेरे नाम वारंट जारी है और 500 रुपए का इनाम भी है। मिस जोशी, तब तो मैं आपको जरूर पकड़ा दूंगी। आपते, तो फिर मैं आपको अपना असल नाम भी बता देता हूँ। मेरा नाम दामोदर मोदी है। यह नाम तो पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है। बालक अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था।
मिस जोशी के मुंह से पकड़ाने की बात सुनकर वह सजग हो गया। उन्हें डांटकर बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी सिपाही और कौन? बालकेहन सिपाही को मारेंगे। यह कहकर वह एक कोने से अपने खेलने वाला डंडा उठा लाया और आपटे के पास विरोचिता भाव से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा है। मिस जोशी आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। आपटेस की भी एक कथा है। साल भर होता है यह लड़का खो गया था। मुझे रास्ते में मिला। मैं पूछता पूछता इसे यहाँ लाया। उसी दिन से इन लोगों से मेरा इतना प्रेम हो गया कि मैं इनके साथ रहने लगा। मिस जोशी, आप अनुमान कर सकते हैं कि आपका वृतांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूँ। आपटे भी जो मैं वास्तव में हूँ, नीच, कमीना, धूर्त। मिस जोशी ही, आप मुझ पर फिर अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हूँ, यह अन्याय क्षमा नहीं कर सकती। इतनी प्रतिकूल दशाओं में पड़कर भी जिसका हृदय इतना पवित्र, इतना निष्कपट, इतना सदय हो, वह आदमी नहीं देवता है। भगवान, आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वह सत्य हैं। मैं आपके अनुमान से कहीं भ्रष्ट हूँ। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि आपकी ओर ताक सकूं। आपने अपने हृदय की विशालता दिखाकर मेरा असली स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। यह कहते कहते वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। आपटे ने उसे उठा लिया और बोले, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न करो। मिस जोशी ने गदगद कंठ से कहा, आप इन दुष्टों के हाथ से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे इस योग्य बनाइए कि आपकी विश्वासपात्री बन सकूं। ईश्वर साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी दशा पर कितना दुख होता है। मैं बार बार चेष्टा करती हूँ कि अपनी दशा सुधारूं, इस विलासिता के जाल को तोड़ दूं जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए है, पर दुर्बल आत्मा अपने निश्चय पर स्थित नहीं रहती। मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ, उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक सा मालूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार अस्वाभाविक जान पड़ता था। मैं गृहिणी की जिम्मेदारियों और चिंताओं को अपनी मानसिक स्वाधीनता के लिए विषतुल्य समझती थी। मैं तर्क बुद्धि से अपने स्त्रीत्व को मिटा देना चाहती थी। मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्यों किसी की पामबद होकर रहूं? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में ढालूं? क्यों किसी को यह अधिकार दूं कि तुमने यह क्यों किया, वह क्यों किया? दाम्पत्य मेरी निगाह में तुच्छ वस्तु थी। अपने माता पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं। ईश्वर उन्हें सद्गति दे, उनकी राय किसी बात पर न मिलती थी। पिता विद्वान थे, माता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उनमें रात दिन वाद विवाद होता रहता था। पिताजी ऐसी स्त्री से विवाह हो जाना अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते थे। वह यह कहते कभी न थकते थे कि तुम मेरे पाँव की बेड़ी बन गई, नहीं तो मैं न जाने कहाँ उड़कर पहुँचा होता। उनके विचार में सारा दोष माता की अशिक्षा के सिर था। वह अपनी एकमात्र पुत्री को मूर्खा माता से संसर्ग से दूर रखना चाहते थे। माता कभी मुझसे कुछ कहती तो पिताजी उन पर टूट पड़ते। तुमसे कितनी बार कह चुका कि लड़की को डांटो मत, वह स्वयं अपना भला बुरा सोच सकती है। तुम्हारे डांटने से उसके आत्मसम्मान का कितना धक्का लगेगा, यह तुम नहीं जान सकती। आखिर माताजी ने निराश होकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और कदाचित इसी शोक में चल बसी। अपने घर की अशांति देखकर मुझे विवाह से और भी घृणा हो गई। सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ, जो स्वयं अविवाहित थीं। मेरा तो अब यह विचार है कि युवकों की शिक्षा का भार केवल आदर्श चरित्रों पर रखना चाहिए। विलास में रत कॉलेजों के शौकीन प्रोफेसर विद्यार्थियों पर कोई अच्छा असर नहीं डाल सकते। मैं इस वक्त ऐसी बात आपसे कह रही हूँ, पर अभी घर जाकर यह सब भूल जाऊंगी। मैं जिस संसार में हूँ उसकी जलवायु ही दूषित है। वहाँ सभी मुझे कीचड़ में लथपथ देखना चाहते हैं। मेरे विलासासक्त रहने में ही उनका स्वार्थ है। आप वह पहले आदमी हैं जिसने मुझ पर विश्वास किया है, जिसने मुझसे निष्कपट व्यवहार किया है। ईश्वर के लिए अब मुझे भूल न जाइएगा।
आपटे ने मिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कोई निर्दोष नहीं। मनुष्य बिगड़ता है तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है। संस्कारों से गिरने वाले मनुष्य का मार्ग इससे कहीं कठिन है। आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों ने उसे कुहरे की भांति ढक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय हो गया है, ईश्वर ने चाहा तो कुहरा भी फट जाएगा। लेकिन सबसे पहले उन परिस्थितियों का त्याग करने को तैयार हो जाइए। मिस जोशी, यही आपको करना होगा। आपटे ने चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा, वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस जोशी, मैं सब कुछ करूंगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे। कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे, शाम को? आपटे, अवश्य आऊंगा। मिस जोशी ने विदा देते हुए कहा, भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूंगी। अपने रक्षक को भी लाइएगा। यह कहकर उसने बालक को गोद में उठाया और उसे गले से लगाकर बाहर निकल आई। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही है। प्यास से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट नजर आने लगा था। दूसरे दिन प्रातः काल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर आपटे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जौहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कराए। अब महाशय इस जाल से बचकर है कहाँ जाएंगे? मिस जोशी ने उन्हें फंसाने के लिए यह अच्छी तरकीब निकाली। इस काम में निपुण मालूम होती है। मैंने समझा था आपटे चालाक आदमी होगा, मगर इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बकवास करने के सिवा और क्या सूझ सकती है। 4 ही बजे मेहमान लोग आने लगे। नगर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे। मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है। भवन में चारों ओर सुगंध की लपटें आ रही थीं और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। 5 बजते बजते मिस्टर जौहरी आ पहुँचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोले, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। मिसेस पेटिट बोली, मिस जोशी दिलों का शिकार करने के लिए ही बनाई गई है। मिस्टर सोराब जी, मैंने सुना है आपटे बिल्कुल गंवार सा आदमी है। मिस्टर भरूचा किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ही नहीं पाई, सभ्यता कहाँ से आती। मिस्टर भरूचा आज उसे खूब बनाना चाहिए। महंत वीरभद्र दाढ़ी के भीतर से बोले, मैंने सुना है नास्तिक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। मिस जोशी, नास्तिक तो मैं भी हूँ, ईश्वर पर मेरा भी विश्वास नहीं है। महंत आप नास्तिक हो, पर आप कितने ही नास्तिकों को आस्तिक बना देती हैं। मिस्टर जौहरी, आपने लाख की बात की कही महंत जी। मिसेस भरूचा, क्यों महंत जी, आपको मिस जोशी ही ना आस्तिक बनाया है क्या? सहसा आपटे लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए। वह पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे। बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था। आज आपटे को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वह कितना सुंदर सजीला आदमी है। मुख से शौर्य निकल रहा था, पोर पोर से शिष्टता झलकती थी। मालूम होता था वह इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वह कहीं चुके और तालियां बजाएं, कहीं कदम फिसले और कहखे लगाए, पर आपटे मंचे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वह सधा हुआ, जो हाथ दिखलाता था वह जमा हुआ। लोग उसे पहले तुच्छ समझते थे, अब उससे ईर्ष्या करने लगे, उस पर फप्तियां उड़ानी शुरू की। लेकिन आपटे इस कला में भी एक ही निकला। बात मुंह से निकली और उसने जवाब दिया, पर उसके जवाब में मालिन्य या कटुता का लेश भी न होता था। उसका एक एक शब्द सरल, स्वच्छ, चित्त को प्रसन्न करने वाले भावों में डूबा होता था। मिस जोशी उसकी वाक्य चातुरी पर फूल उठती थी। सोराब जी, आपने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाई थी? आपटे यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई होती तो आज मैं भी शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता।
मिसेस भरूचा, मैं तो आपको भयंकर जंतु समझती थी। आपटे ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे महिलाओं के सामने न देखा होगा। सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके। उसके मुख से शुभ्र संकल्प का तेज निकल रहा था। नेत्रों से दबी ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को घृणा से देखा, अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकली। आज प्रातः काल ही उसने यह साड़ी मंगा ली थी। उसे इस नए वेश में देखकर सब लोग चकित हो गए। काया पलट कैसी? सहसा किसी की आंखों को विश्वास न आया, किंतु मिस्टर जौहरी बगले बजाने लगे। मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए यह कोई नया स्वांग रचा है। मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आपटे ने मुझे कितनी गालियां दी थी। यह महाशय खड़े हैं। आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूँ। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई। यह जो जनता की भीड़ गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने पर गिर पड़े। मैं उन रहस्यों के खोलने में अब विलंब न करूंगी। आप लोग अधीर हो रहे होंगे। मैंने जो कुछ देखा वह इतना भयंकर है कि उसका वृतांत सुनकर शायद आप लोगों को मूर्छा आ जाएगी। अब मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि यह महाशय पक्के देशद्रोही है। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों के हॉल गूंज उठा। मिस जोशी लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। मिस जोशी गुप्त रूप से शस्त्र जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्या की है। मिस्टर जौहरी ने तालियां बजाई और तालियां का दोगड़ा फिर बरस गया। मिस जोशी लेकिन किसकी हत्या? दुख की, दरिद्रता की, प्रजा के कष्टों की, हठधर्मी की और अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया और लोग चकित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं है। मिस जोशी, महाराज आपटे ने डकैतियां की और कर रहे हैं। अब की किसी ने ताली न बजाई। लोग सुनना चाहते थे कि देखे आगे क्या कहती है। उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है, यहाँ तक कि अब मैं निराधार हूँ और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है। प्राणधार, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दो, उसे डूबने से बचाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे निराश न करोगे। यह कहते कहते वह जाकर आपटे के चरणों में गिर पड़ी। सारी मंडली स्तंभित रह गई। एक सप्ताह गुजर चुका था। आपटे पुलिस की हिरासत में थे। उन पर 4 अभियोग चलाने की तैयारियां चल रही थी। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। नगर में रोज सभाएं होती थीं। पुलिस रोज 10-5 आदमियों को पकड़ती थी। समाचार पत्रों में जोरों के साथ वाद विवाद हो रहा था। रात के 9 बज गए थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्यों कर वापस लाएं। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक क्षण के लिए आंखों से न उतरती थी। वह सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दगा की, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की। इसी ने मुझसे बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा कहे, चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े, लेकिन आपटे को नहीं छोड़ूंगा। इस रोड़े को रास्ते से हटा दूंगा। इस कांटे को पहलू से निकाल बाहर करूंगा। सहसा कमरे का दरवाजा खुला और मिस जोशी ने प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हकबकाकर कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। यह सोच रहे थे कि शायद मिस जोशी ने निराश होकर मेरे पास आई हैं। कुछ रुके लेकिन नम्र भाव से बोले, आओ बाला, तुम्हारी याद में बैठा था। तुम कितनी ही बेवफाई करो, पर तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मिस जोशी, आप केवल जबान से कहते हैं। मिस्टर जौहरी, क्या दिल चीर कर दिखा दूं? मिस जोशी, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम में दुराग्रह नहीं होता। आप मरे खून के प्यासे हो रहे हैं, उस पर भी आप कहते हैं मैं तुम्हारी याद करता हूँ। आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है, यह प्रेम है।
आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर आप समझ रहे हो कि इन सख्तियों से डरकर मैं आपकी शरण आ जाऊंगी तो आपका भ्रम है। आपको अख्तियार है कि आप ते को काले पानी भेज दें, फांसी चढ़ा दें, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर न होगा। वह मेरे स्वामी हैं, मैं उनको अपना स्वामी समझती हूँ। उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया। आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको यह ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? आप मुझे आत्मशून्य समझते थे। इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मैं उसकी हो गई और मरते दम तक उसी की रहूंगी। उस मार्ग से अब आप हटा नहीं सकते। मुझे एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, वह मुझे मिल गई। उसे पाकर अब तीनों लोक की संपदा मेरी आंखों में तुच्छ है। मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं, पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जौहरी, मिस जोशी, प्रेम उदार नहीं होता, क्षमाशील नहीं होता। मेरे लिए तुम सर्वस्व हो, जब तक मैं समझता हूँ कि तुम मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता हो सकती है कि तुम किस दिशा में हो? मिस जोशी, यह आपका अंतिम निर्णय है? मिस्टर जौहरी, अगर मैं कह दूं कि हाँ तो? मिस जोशी ने सीने से पिस्तौल निकालकर कहा, तो पहले आपकी लाश जमीन पर फड़कती होगी और आपके बाद मेरी। बोलिए, यह आपका अंतिम निर्णय निश्चय है। यह कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल सीधा किया। जौहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कर बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थीं? जाओ, तुम्हारा आपते तुम्हें मुबारक हो। उस पर से अभियोग उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम ही में यह साहस है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं कहता हूँ वह दिन दूर नहीं है जब तुम इस भवन की स्वामिनी होगी। आपते ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है। यह आज सिद्ध हो गया।